आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। क्यों कि आज भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर ये इतिहास रच डाला। अमेरिका, रूस और चाइना भी ये सफलता अर्जित नहीं कर पाया। सारा देश उल्लासित हर्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए उसे अपना परिवार बताकर और इस सफलता को पूरी मानवता के लिए और देशवासियों के लिए महान सफलता बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले बच्चे कहते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन आज के बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा टूर के। तो ये बात सही भी है, लेकिन इसके पहले जो चंद्रयान मिशन 2 था, GSLV मार्क 3 M1 के द्वारा जो 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, वो लगभग फेल हो गया था। लगभग इसलिए कि उसमें 50% सफलता भी मिली थी, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद थी। लेकिन हमारा लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी और इसरो ने वो कमाल कर दिया जो कोई भी नहीं कर पाया। आज 23 अगस्त 2023 का दिन अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आप जानना चाहेंगे इसरो के बारे में, तो बताते हैं इसरो का पूरा इतिहास। हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 दशक के शुरुआत में हो चुकी थी। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सैटेलाइट्स का उपयोग करने वाले अनुप्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर थे। अमेरिकी उपग्रह सेनोकॉम 3 द्वारा प्रशांत महासागर क्षेत्रों में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों का पैसिफिक रीजन में लाइव प्रसारण कर अपने संचार उपग्रहों का शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसे देख डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ने अपने देश के लिए अंतरिक्ष तकनीक के फायदों को तुरंत पहचान लिया। डॉक्टर साराभाई को विश्वास हो गया था कि अंतरिक्ष के संसाधनों द्वारा आम जन एवं समाज की वास्तविक परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL के डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर साराभाई ने देश के सभी कोनों में मौजूद योग्य और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, संचारकों और समाज विज्ञानियों को बुलाया एवं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक दल गठित किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से की गई थी और इसमें 3 अलग अलग एलिमेंट्स जैसे कि कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए उपग्रह को शामिल किया गया। सन 1962 में डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामानाथन के नेतृत्व में इनको स्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की शुरुआत की गई। सन 1967 में अहमदाबाद स्थित
देश के पहले एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन यानी ESCES की स्थापना की गई। साथ ही यहाँ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी प्रारंभ किया गया था। ये साबित करने के लिए कि एक सैटेलाइट सिस्टम राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसरो ने साफ कर दिया था कि अनुप्रयोग विकास की शुरुआत के लिए स्वदेशी उपग्रहों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जबकि विदेशी उपग्रहों का उपयोग प्राथमिक चरणों में किया जा सकता है। हालांकि एक पूर्ण विकसित उपग्रह प्रणाली के परीक्षण से पहले राष्ट्र के विकास के लिए दूरदर्शन माध्यम की क्षमता को साबित करने के लिए कुछ नियंत्रित परीक्षणों को जरूरी समझा गया। तदनुसार कृषि जानकारी के लिए एक टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत की गई, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 1969 में गठित किए गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तत्कालीन इन्कोस्पायर का अधिग्रहण किया। इसके बाद अगला कदम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट था, जो 1975-76 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े समाज शास्त्रीय परीक्षण के रूप में सामने आया। इस परीक्षण के माध्यम से 6 राज्यों के 2400 गांवों में करीब 2 लाख लोगों को फायदा हुआ और अमेरिकन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ATS-6 का इस्तेमाल करते हुए विकास आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। साथ ही साइट के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों के 50,000 विज्ञान के अध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। साइट के बाद सन 1977-79 के बीच फ्रैंको जर्मन सिम्फनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इसरो और पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट PNT की संयुक्त परियोजना सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट स्टेप की शुरुआत की गई। स्टेप को दूर संचार परीक्षणों के लिए तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य भूतुल्यकालिक उपग्रहों का इस्तेमाल करते हुए घरेलू संचार के लिए प्रणाली परीक्षण प्रदान करना, विभिन्न भूखंड सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, स्थापना, प्रचालन तथा रखरखाव में क्षमताओं और अनुभव को प्राप्त करना तथा देश के लिए प्रस्तावित प्रचालनात्मक घरेलू सैटेलाइट सिस्टम इनसैट के लिए जरूरी स्वदेशी क्षमता का निर्माण करना था। साइट के बाद खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट KCP की शुरुआत की गई, जिसने गुजरात राज्य के खेड़ा जिला के लिए आवश्यकता अनुसार और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम के प्रसारण के लिए एक क्षेत्र प्रयोगशाला के तौर पर कार्य किया। सन 1984 में KCP को यूनेस्को IPDC द्वारा कुशल ग्रामीण संचार के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी दौरान भारत के पहले अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट का विकास किया गया और सोवियत लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद दूसरी उपलब्धि पहले लॉन्च व्हीकल SLV-3 का विकास था, जिसे 40 किलोग्राम वजन के साथ निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता था। इसकी पहली सफल उड़ान 1980 में पूरी की गई थी। SLV कार्यक्रम के तहत संपूर्ण व्हीकल के डिजाइन, मिशन डिजाइन, मटेरियल, हार्डवेयर निर्माण, सॉलिड प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी, नियंत्रण ऊर्जा संयंत्र, उड्डयनिकी, वाहन एकीकरण, चेकआउट और लॉन्च ऑपरेशन के लिए क्षमता का निर्माण किया गया।
80 के दशक के परीक्षणात्मक चरण के दौरान उपयोगकर्ताओं के लिए सहयोगी ग्राउंड सिस्टम्स के साथ स्पेस सिस्टम्स के डिजाइन, विकास तथा कक्षीय प्रबंधन में शुरू से अंत तक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। भास्कर और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में ठोस कदम थे, जबकि भविष्य के संचार उपग्रह प्रणाली के लिए एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल अग्रदूत बनकर सामने आया। जटिल ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV के विकास ने भी नई तकनीक का प्रदर्शन किया, जैसे कि स्ट्रैप ऑन का इस्तेमाल, बल्ब नुमा ऊष्मा कवच, बंद लूप मार्गदर्शन और डिजिटल ऑटो पायलट। इससे जटिल मिशनों के लिए लॉन्च व्हीकल डिजाइन की गई बारीकियों के बारे में जानने का मौका मिला, जिससे PSLV और GSLV जैसे ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल का निर्माण संभव हुआ। 90 के दशक के प्रचालनात्मक दौर के समय दो व्यापक श्रेणियों के तहत प्रमुख अंतरिक्ष अवसंरचना का निर्माण किया गया। इनमें से एक का इस्तेमाल बहुउद्देशीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के माध्यम से संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए किया गया, जबकि दूसरे का इस्तेमाल भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS प्रणाली के लिए किया गया। इस चरण की विशेष उपलब्धियों में ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट PSLV तथा भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट GSLV का विकास और संचालन शामिल था। अब इसरो के बारे में कुछ फटाफट चीजें जान लो। इसरो के जो अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट वगैरह और इसका हम बता ही चुके हैं। इसरो पैसे कैसे कमाता है? इसरो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा सैटेलाइट डाटा को बेचकर इनसेट, जीसेट ट्रांसपोंडर्स को पट्टे पर देने के साथ विभिन्न अन्य सेवाओं से प्राप्त करता है। इन सेवाओं में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को डाटा की मार्केटिंग और प्रत्यक्ष स्वागत और इनसेट, जीसेट उपग्रहों में उपग्रह ट्रांसपोंडर के पट्टे शामिल हैं। इस दौरान एंट्रिक्स ने यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद EADS, एस्टियम, इंटेलसैट, एवेंटी ग्रुप, वर्ल्ड स्पेस, इनमारसैट सहित कई अन्य अंतरिक्ष संस्थानों के साथ समझौता किया था। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है जो इसरो के उत्पाद, सेवाएं और प्रौद्योगिकियों को प्रमोट करती है। एंट्रिक्स एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के अधीन है और इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। विश्व में इसरो का स्थान अभी 5वां है, लेकिन आज की सफलता के बाद इसरो का स्थान अघोषित रूप से सर्वोपरि हो जाएगा, क्योंकि आज भारत ने जो कमाल की सफलता अर्जित की है, जिसमें रूस अभी अभी लूना 25 में फेल हो गया था सॉफ्ट लैंडिंग में, और भारत ने वो कर दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसरो की जानकारी को सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको इस जानकारी के बाद और कोई जगह जानकारी न लेनी पड़े। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स भी करें। साथ में भारत माता की जय के स्लोगन भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।